आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे CGPSC के प्रारंभिक परीक्षा में हिंदी भाषा से पूछे गए 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो आप में से काफ़ी सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि हिंदी भाषा के भी क्वेश्चंस करवाइए, और साथ ही साथ आप में से काफ़ी सारे लोगों का ये भी कमेंट था कि हिंदी पढ़ाइए। तो अब जो है मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि आगे हिंदी के जो टॉपिक वाइज लेक्चर भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊँ। देखिए, मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेरा ना हिंदी में कुछ थोड़ा सा मिस्टेक भी मैं करता हूँ, स्पेशली मात्रा दोष, मतलब जो की है ऊ है, इसमें थोड़ा सा मैं मिस्टेक करता हूँ। इसके अलावा जो स श है ना, उसमें भी थोड़ा सा, तो ये चीज़ मैं आपको पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। तो क्वेश्चंस देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, क्रिया के रूपांतरण को कहते हैं। क्रिया के रूपांतरण को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, अभी जो फरवरी 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था ना 2020 के नाम से, तो उससे मैंने उठाया है। लगभग उसमें 18 क्वेश्चन पूछे गए थे। अभी जो लास्ट ईयर जो CGPSC का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें टोटल 17 या 18 क्वेश्चन जो है अपना हिंदी से पूछा गया था, और इतने ही क्वेश्चन छत्तीसगढ़ी से भी पूछा गया था। मतलब कि अब जो है छत्तीसगढ़ी भाषा और हिंदी भाषा से लगभग 35 से 38 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लास्ट ईयर जो है दोनों को मिलाकर के 38 थे, और उससे पहले 2019 में लगभग 35 क्वेश्चन थे। उसके पहले भी लगभग इतने ही क्वेश्चन थे। तो इसमें जो है क्वेश्चंस की संख्या थोड़ी बढ़ती जा रही है। तो आप लोग जो है हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा को ध्यान से पढ़िएगा। तो क्रिया के रूपांतरण को कहते हैं, तो आप लोग अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो भाई, क्रिया के रूपांतरण को क्या कहा जाता है, तो इसको कहते हैं वाच्य। क्या कहते हैं? वाच्य। वाक्य नहीं, ध्यान रखेंगे, वाक्य नहीं, वाच्य। वाच्य होता क्या है? तो वाच्य का परिभाषा अगर हम लोग देखें, तो क्रिया के जिस रूप में यह ज्ञात हो कि वाक्य में क्रिया द्वारा संपादित विधान विषय विषय करता है, कर्म है, भाव है, उसे वाच्य कहा जाता है। मतलब कि क्रिया के जिस रूप में यह ज्ञात होता है कि क्रिया द्वारा जो भी संपादित कार्य किया जा रहा है, उसका विषय या तो कर्ता है, या तो कर्म है, या तो भाव है, तो उसको क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। अगर मैं आप लोगों को क्रिया, वाच्य ये सब पढ़ाऊंगा तो उसमें डिटेल में बताऊंगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी जो है CGPSC 2020 का क्वेश्चन है। सकर्मक क्रिया है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सकर्मक क्रिया है। तो देखो, सकर्मक क्रिया में होता क्या है। सकर्मक क्रिया, क्रिया जो है दो प्रकार के होते हैं, एक तो सकर्मक क्रिया, दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिस क्रिया का फल कर्ता पर छोड़कर कर्म पर पड़ता हो, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। उसके बाद जो अकर्मक क्रिया होता है, वह होता है जिस क्रिया का फल कर्म पर ही पड़ता हो। तो यहां पर देखिएगा, सकर्मक क्रिया पूछा गया है। तो सकर्मक क्रिया का परिभाषा मैंने क्या बताया कि जिस क्रिया का फल कर्ता पर छोड़कर कर्म पर पड़ता हो। मतलब कि जो कर्ता है, जो करने वाला है, उस पर क्रिया का फल नहीं पड़ता है, जो कर्म होता है उस पर क्रिया का फल पड़ता है, उसको जो है सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर जो पहला वाला है ना, तो बबीता यहाँ पर क्या है? कर्ता है, और रोटी क्या है? कर्म। रोटी खा रही है, ये क्या है? कर्म। तो यहाँ पर जो क्रिया का जो फल है, क्रिया का जो फल है, वो किस में पड़ रहा है? वो पड़ रहा है रोटी पर। तो सकर्मक क्रिया क्या होगा? बबीता रोटी खा रही है। तो बबीता करता है, बबीता जो है क्रिया कर रही है, लेकिन उसका फल किस पर पड़ रहा है? रोटी पर। जबकि वह रो रहा है, राम मनन कर रहा है, गीता नाच रही है, यहाँ पर जो करता है उस पर ही फल पड़ रहा है। जो वह रो रहा है, मतलब जो भी हो, वह रो रहा है, गीता नाच रही है, तो गीता पर ही नाचने का फल मिलेगा ना। जबकि यहाँ पर रोटी जो है उस पर फल पड़ रहा है। तो ध्यान रखेंगे इसको। तो सकर्मक क्रिया है, बबीता रोटी खा रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन देशज शब्द है? इनमें से कौन देशज शब्द है, ये आपको बताना है। देखो, देशज शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द क्या होते हैं? तो देशज शब्द मतलब जो हमारे क्षेत्रीय, जो देसी हम जो बोलते हैं ना, जो गांव देहात में जो बोला जाता है, तो वहां से जो शब्द निकलते हैं उसको देशज शब्द कहा जाता है। विदेशज शब्द वो होते हैं जो दूसरे देशों की भाषाओं से हमारे हिंदी भाषा में ग्रहण किए गए हों, वो विदेशज शब्द कहलाते हैं। और वहीं जो गांव देहातों से जो शब्द हिंदी भाषा में लिए गए हैं, वो देशज कहलाता है। तो इनमें से देशज शब्द कौन सा है भाई? तो टपरा।
टपरा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, मेरा कुत्ता काला है। मेरा कुत्ता काला है, इस वाक्य में काला शब्द क्या है? आपको बताना है कि मेरा कुत्ता काला है, तो इसमें से विशेषण क्या है? विशेषण क्या होता है भाई? एक मिनट, इस वाक्य में काला, अच्छा इसका आंसर ही मैंने बता दिया ना, इसका आंसर क्या है? विशेषण। देखो जो काला है ये क्या बता रहा है? मतलब कि मेरा कुत्ता काला है, तो कुत्ते की विशेषता है काला, मतलब कि कुत्ता का जो रंग है वो काला है और यह उसकी विशेषता है। तो जो काला क्या है? विशेषण। ध्यान रखेंगे, काला विशेषण है, मतलब कि किसी भी व्यक्ति के बारे में आप बता रहे हो कि यह गोरा है, यह काला है, यह मोटा है, तो वो क्या है? उसकी विशेषता है एक तरह से, तो वह विशेषण कहलाएगा। अगर सर्वनाम की बात करें तो ये होगा सर्वनाम क्या मेरा, जहाँ तक बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, केदार का पर्यायवाची कौन है? केदार, तो केदार का पर्यायवाची कौन है भाई? तो महेश। आप लोगों ने केदारनाथ सुना होगा ना, केदारनाथ जो कि उत्तराखंड में है, जहाँ पर शिव जी का मंदिर है। तो केदार जो है शिव जी अर्थात महेश का पर्यायवाची है। ये सभी जो है ना क्वेश्चन 2020 के क्वेश्चन पेपर से उठाया है मैंने। अगला क्वेश्चन है, भाषा वैज्ञानिकों ने हिंदी भाषा को कितने उपभाषाओं में बांटा है? भाषा वैज्ञानिक, देखो वैज्ञानिक ना जो प्रयोग करते हैं वही नहीं होते हैं, भाषाई क्षेत्र में भी वैज्ञानिक होते हैं। हर क्षेत्र के जो लोग जो खोज वगैरह करते हैं, नई चीज़ों को बताते हैं लोगों के सामने, तो वो वैज्ञानिक कहलाते हैं। तो वो भाषा वैज्ञानिक हो सकते हैं, दूसरे प्रकार के वैज्ञानिक हो सकते हैं। तो जो भाषा शास्त्री होते हैं उनको भाषा वैज्ञानिक भी कह दिया जाता है। तो भाषा वैज्ञानिकों ने हिंदी भाषा को कितने उपभाषाओं में बांटा है, ये आपको बताना है। तो टोटल 5 उपभाषाओं में बांटा है। कौन कौन से हैं ये 5 उपभाषा? तो राजस्थानी भाषा, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और बिहारी हिंदी। इनमें से जो पूर्वी हिंदी है ना, ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। पूर्वी हिंदी ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पूर्वी हिंदी के तहत हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की छत्तीसगढ़ी बोली भी आती है। पूर्वी हिंदी के तहत ना अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये 3 भाषाएं आती है। ध्यान रखेंगे, टोटल हिंदी भाषा को जो है 5 उपभाषाओं में बांटा गया है। राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और बिहारी हिंदी। हमारा छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी में आता है। अगला क्वेश्चन है, वह बालक रोता है में वह शब्द क्या है? वह बालक रोता है, तो भाई वह क्या है? वह है वह क्या होगा? अच्छा वह ना, ये सर्वनाम है। सर्वनाम यहाँ पर नहीं दिया है, वह क्या है? सर्वनाम। अगर यहाँ पर नाम दिया होता, वह के स्थान पर बच्चे का नाम दिया हुआ होता, तो वो संज्ञा हो जाता। तो यहाँ पर वह दिया है, वह क्या है? एक सर्वनाम है, मतलब आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, नाग शब्द का एक अर्थ होता है सर्प। नाग का एक अर्थ क्या होता है? सर्प, मतलब कि सांप। इस शब्द का दूसरा अर्थ क्या होता है? तो नाग का दूसरा अर्थ क्या होता है? हाथी। हाथी को भी नाग कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, हाथी को भी नाग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के मूल शब्दों को क्या कहा जाता है? हिंदी में प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के शब्द, मतलब कि हिंदी भाषा में ऐसे शब्द जो कि संस्कृत के मूल शब्दों से ही लिया गया है, तो उन शब्दों को क्या कहा जाएगा? जैसे कि पुत्र, पुत्र संस्कृत का शब्द है ना, वो हिंदी में भी प्रयोग में लाया जाता है। तो ऐसे शब्दों को हिंदी में क्या कहा जाता है? तत्सम। तत्सम मतलब जैसे का तैसा उठा लेना, उसको बोलते हैं तत्सम। वहीं संस्कृत के ऐसे शब्द जो थोड़े बहुत फेर बदल के बाद हिंदी भाषा में अपनाए गए हैं, उनको कहा जाता है तद्भव। ध्यान रखेंगे, तत्सम शब्द जो है संस्कृत से जस का तस हिंदी भाषा में सम्मिलित कर लिया गया हो। तद्भव जो है संस्कृत भाषा से थोड़े फेर बदल के बाद हिंदी भाषा में सम्मिलित हुआ हो, उसको तद्भव शब्द कहते हैं। वहीं जो देशज है, ये हमारे गांव देहात की जो भाषा बोली होती है, उससे कोई भी अगर शब्द हिंदी भाषा में लिया गया है तो उसको जो है देशज शब्द कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूक का सही विलोम शब्द क्या होगा? मूक, तो भाई मूक, मूक का क्या मतलब होता है? जो बोल नहीं पाता हो, गूंगा, उसको क्या कहा जाता है? मूक। तो भाई गूंगा का विलोम शब्द क्या होगा? तो विलोम मतलब क्या होता है? उल्टा। विलोम मतलब क्या होता है? उल्टा। तो
क्या होगा, मूक का उल्टा मतलब गूंगा का उल्टा क्या होगा, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा बोलता हो, बातूनी हो, मतलब कि वाचाल, जो बहुत ज़्यादा बोलता हो, मूक का विलोम वाचाल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो इस टाइप की चीज़ें बहुत पूछी जाती है। देखो, आपको ना सीजीपीएससी में संधि हो गया, समास हो गया, पर्यायवाची हो गया, विलोम शब्द हो गया, शुद्ध अशुद्ध हो गया, तत्सम तद्भव, ये सारी चीज़ें जो है अच्छे से देखना होगा, क्योंकि यहीं से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन उसी से मिलता जुलता आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, क्वेश्चन यही आएगा, लेकिन यहाँ जो है आपको दूसरे शब्द देखने को मिलेंगे। मतलब ये पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, लेकिन यहाँ पर जो है परिवर्तन होगा। तो देखते हैं भाई कौन से शब्द शुद्ध हैं। तो दिया है, क्या दिया है, निहजीव, निर्जीव, निर्जीव, निर्जीव। तो इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो यहाँ पर जो शुद्ध है ये है निर्जीव, जिसमें प्राण न हो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण तालु से होता है। तो देखो, जो वर्ण है ना, अ आ इ ई, उसके बाद क ख ग घ, तो ये जो वर्ण है ये हमारे जो मुख है उसके अलग अलग हिस्सों से इसका उच्चारण होता है, तालु से, जिह्वा से, अलग अलग स्थानों से। तो आपको बताना है तालु से किस वर्ण का उच्चारण होता है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा श। देखो, ये जो चीज़ें दिया है ना, मुझे इसमें दिक्कत होती है। मैं आपको पहले ही बता देना चाहूँगा, मैंने शुरू में भी बताया, तो इसमें मुझे दिक्कत होता है ये इनमें। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को थोड़ा सा, अगर मैं कुछ गलत बोल देता हूँ, क्योंकि मैं जो मात्रा है ना, मतलब ये छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, इनमें भी थोड़ा सा मैं गलतियाँ कर देता हूँ। तो आप लोग सुधारिएगा मुझे। और यही कारण था कि मैं हिंदी भाषा थोड़ा सा मतलब इसको अवॉइड कर रहा था, लेकिन आप में से काफ़ी सारे लोगों के कमेंट थे, तो इस पर वीडियो बनाना बनता था। तो मैं थोड़ा सा इन सब चीज़ों में जो है मिस्टेक करता हूँ, और इन चारों में भी। तो थोड़ा सा मुझे गाइड करिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसका मूल्य न आंका जा सके, वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द क्या होगा। तो ये एक तरह का मुहावरा है, या फिर कहें एक वाक्यांश, मुहावरा तो नहीं बोल सकते, जिसका मूल्य न आंका जाए, मतलब कि ऐसी कोई वस्तु जिसका कोई मूल्य नहीं बता सकता, तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो भाई इसके लिए एक शब्द होगा अमूल्य। अमूल्य मतलब उसका कोई मूल्य नहीं लगा सकता। अगर हम यहाँ बहुमूल्य को देखें, मतलब कि बहुत ज़्यादा मूल्य, कोई ऐसी वस्तु जो कि बहुत ज़्यादा मूल्य का है, भाई उसका हम सही से मूल्य नहीं बता रहे हैं, लेकिन फिर भी हमको पता है कि इसका जो मूल्य है बहुत ज़्यादा होगा। दूसरा दिया है मूल्यवान, मतलब कि बहुत ज़्यादा मूल्यवान है। मूल्यहीन मतलब इसका कोई मूल्य नहीं है। लेकिन अमूल्य, अमूल्य मतलब भाई इसका कोई मूल्य न हो, इसका मूल्य आंका ही नहीं जा सकता, मतलब कोई बता ही नहीं सकता कि इसका क्या मूल्य होगा। तो जिसका मूल्य न आंका जा सके वो क्या होगा, अमूल्य। अगला क्वेश्चन है, से विभक्ति, से विभक्ति से विभक्ति का प्रयोग किन दो कारकों में होता है। कारक आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, कर्ता ने, कर्म को, ये वाला। तो वो जो कारक है आपको बताना है कि ये जो से विभक्ति है ये किन दो कारकों में प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा करण और अपादान। करण और अपादान कारक में से का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गृह कलह शब्द का सही समास विग्रह क्या होगा। गृह कलह, गृह कलह, इसका सही समास विग्रह क्या होगा, यह आपको बताना है। तो भाई इसका जो सही समास विग्रह होगा वो होगा गृह में कलह। गृह में कलह मतलब कि घर में कलह, झगड़ा, लड़ाई। तो गृह में कलह, ये जो है गृह कलह का सही समास विग्रह होगा। और ये जो है तत्पुरुष समास है। क्या है ये, तत्पुरुष समास है। मैं कोशिश करूंगा कि समास पर बढ़िया सा लेक्चर तैयार करूं। तो तत्पुरुष समास, गृह में कलह, गृह कलश, कलह। अगला क्वेश्चन है, खेत रहना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। खेत रहना, तो देखो खेत रहना मुहावरे का सही अर्थ होगा शहीद होना। आप लोगों ने पुराने फिल्मों में देखा होगा, अगर आप साहित्य वगैरह भी पढ़ते हैं ना, तो उसमें भी आपको सैनिकों के लिए मिलेगा कि हमारे 100 सैनिक खेत रह गए, इस टाइप से। ये शब्द ना मैंने मंगल पांडे मूवी में भी सुना था। जो आमिर खान, सॉरी मंगल पांडे मूवी में नहीं, जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज करके एक जो धारावाहिक था ना, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उसको लिखा था, तो उस पर दूरदर्शन ने धारावाहिक बनाया था। तो उसमें जब 1857 की क्रांति
दिखाई गई। तो वहाँ पर ओम पुरी जी ने मंगल पांडे का कैरेक्टर प्ले किया था, नहीं, ओम पुरी ने मंगल पांडे का कैरेक्टर प्ले नहीं किया था, वो रघुवीर यादव ने किया था, लेकिन उसमें ओम पुरी भी थे। तो ओम पुरी जो है एक स्थान पर बोलते हैं खेत रह गए, हमारे इतने सैनिक खेत रह गए। तो मैं वहाँ मतलब समझ नहीं पाया कि भाई ये खेत रह गए क्या है, तो मैंने वहाँ पर उसको सर्च किया तो मुझे मालूम पड़ा कि खेत रह गए, खेत रहना, इसका मतलब होता है शहीद होना। तो ऐसे आप लोग ना कहीं भी कुछ भी देखते हो और थोड़ा सा आपको अटपटा लगे तो उसको खोजा करिएगा, वही सब चीज़ें ना ऐसे जगहों पर काम आ जाता है। तो खेत रहना मुहावरे का सही अर्थ होता है शहीद होना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक कौन थे? हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो भाई तो जॉर्ज ग्रियर्सन, इन्होंने जो है सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उससे दौड़ा नहीं जाता, उससे दौड़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? उससे दौड़ा नहीं जाता, तो इसमें कौन सा वाच्य है? तो देखो वाच्य जो है ना तीन प्रकार के होते हैं, वाच्य तीन प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य। तो उससे दौड़ा नहीं जाता यह भाववाच्य है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, अनासक्त शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अनासक्त शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा भाई? अनधन आशक्त, अनधन आशक्त, ये जो है इसका सही उत्तर होगा अनधन आशक्त। तो संधि भी आपसे पूछा जाता है, तीन प्रकार के संधि होते हैं ना, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो अनासक्त, इसका संधि विच्छेद होगा अनधन आशक्त। अगला क्वेश्चन है, नववर्ष मंगलमय हो किस तरह का वाक्य है? नववर्ष मंगलमय हो मतलब कि जो आप अंग्रेजी में इसको क्या बोलेंगे, हैप्पी न्यू ईयर। तो यह किस तरह का वाक्य है? तो इच्छावाचक वाक्य है, इच्छावाचक वाक्य। मतलब आप एक तरह से इच्छा कर रहे हो ना कि हमारा जो नववर्ष है वो मंगलमय हो, हैप्पी हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, बड़ा कंफ्यूज होता है। तो इसमें कौन पुल्लिंग है? वैसे इसको समझना ना बड़ा आसान है। तो देखो पहला दिया है बात, अगर आपको किसी से बात करनी है तो आप क्या बोलते हो? मुझे तुमसे बात करनी है, चाहे वो सामने लड़का हो या लड़की हो, क्या आप ये बोलते हो कि मुझे तुमसे बात करना है? हालांकि काफ़ी सारे लोग ऐसे बोलते भी हैं, लेकिन वो जो है सही नहीं है। मुझे तुमसे बात करनी है, ये बोला जाएगा ना, मुझे तुमसे बात करनी है। तो करनी है लग रहा है मतलब क्या, वो स्त्रीलिंग है। उसके बाद देखिए आय, आय तो हमेशा आपसे अगर कोई पूछता है तुम्हारे पापा की इनकम कितनी है, तुम्हारे पापा की आय कितनी है, तो यहाँ की शब्द लग रहा है, कितनी है ये लग रहा है, तो ये भी क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। उसके बाद देखिए रात, रात हो गई बोला जाता है कि रात हो गया बोला जाता है? रात हो गई बोला जाता है ना, तो ये भी क्या है, स्त्रीलिंग। वहीं व्यय, व्यय मतलब खर्च करना, तो व्यय अधिक खर्च, अधिक व्यय करना गलत है। तो यहाँ पर करना आ रहा है कि करनी, करना आ रहा है ना, तो ये क्या होगा, पुल्लिंग। अधिक व्यय करना गलत है, तुम बहुत व्यय करते हो, इस टाइप से। तो ये जो है पुल्लिंग होगा, व्यय। अगला क्वेश्चन है, साहित्यिक में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय और उपसर्ग, इससे भी जो है बहुत सारे क्वेश्चन सीजीपीएससी में पूछे जाते हैं। तो जो प्रत्यय है वो शब्द के आखिर में लगता है, प्रत्यय जो है शब्द के आखिर में लगेगा, और जो उपसर्ग है वो शब्द के पहले लगेगा, शब्द के पहले उपसर्ग और बाद में प्रत्यय। तो साहित्यिक, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है भाई? इक प्रत्यय लगा है, ये इसका आंसर होगा इक। अगला क्वेश्चन है, गोदान उपन्यास के लेखक हैं? गोदान उपन्यास, तो भाई इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। ये मेरे ख्याल से व्यापम के किसी परीक्षा में पूछा गया था, या फिर सीजीपीएससी के बहुत पुराने वाले किसी क्वेश्चन पेपर से मैंने इसको लिया। बाकी अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे ना, उसमें से 17-18 क्वेश्चन 2020 के सीजीपीएससी प्रीलिम्स से उठाए हैं मैंने। बाकी ये वाला क्वेश्चन जो है थोड़े पुराने वाले क्वेश्चन पेपर का है। अगला क्वेश्चन है, साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? साहित्य का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है भाई? भक्ति काल को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, समास के कितने भेद हैं? तो भाई समास के कुल 6 भेद हैं, समास के 6 भेद हैं। आप लोग नाम बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है? तो निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो देखिएगा, संग्रहित भी हम लोग लिखते हैं, संग्रहित इस तरह से लिखते हैं अधिकतर, संग्रहित, हाँ, लेकिन इसका जो सही अर्थ होगा वो होगा संग्रहित। ध्यान रखेंगे, संग्रहित।
तो संग्रहित नहीं होगा, संग्रहित भी लिखा जाता है, लेकिन सही शब्द जो है ये होगा। और सीजीपीएससी ने भी इसी को आंसर लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिरण को संस्कृत में क्या कहते हैं? हिरण, हिरण को संस्कृत में कहा जाता है कुरंगः। क्या कहते हैं? कुरंगः, हिरण। मृग मोर को कहा जाता है। बाकी दो क्या है आप लोग कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही वाक्य है, तो सही वाक्य क्या है? देखते हैं, मैं छत पर बिल्ली देखा। कोई ऐसा बोलता है कि मैं छत पर बिल्ली देखा, मैं छत पर बंदर देखा, मैं छत पर चांद देखा? ऐसा कोई बोलता है? नहीं बोलता है। मैं छत में बिल्ली देखा, ये भी गलत है भाई। मैंने छत पर बिल्ली देखी, मैंने छत पर बिल्ली देखी, तो ये सही है। मैं छत के ऊपर बिल्ली देखी, ये गलत है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनभिज्ञ का संधि विच्छेद है। अनभिज्ञ, अनभिज्ञ का संधि विच्छेद क्या होगा? न अभिज्ञ, न अभिज्ञ, न अभिज्ञ। इस ये दोनों मिलकर के क्या बनेंगे? अनभिज्ञ, न धन अभिज्ञ, अनभिज्ञ। अगला क्वेश्चन है, नीलकमल में कौन सा समास है? नीलकमल, तो समास से भी काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। तो भाई नीलकमल, इसमें कौन सा समास है ये आपको बताना है। नीलकमल में कर्मधारय समास है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रत्यय शब्द कितने शब्दों से बना है? प्रत्यय, तो प्रत्यय जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। प्रत्यय जो कि किसी शब्द के आखिर में लगता है। अगला क्वेश्चन है, वह एक अच्छा छात्र है, वाक्य में संकेतवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो वह एक अच्छा छात्र है, इस वाक्य में संकेतवाचक सर्वनाम, तो भाई यहाँ पर एक ही तो सर्वनाम है ना, वह, तो ये जो है संकेतवाचक सर्वनाम है। वह किसी को हम संकेत करके बोलते हैं ना कि वह एक अच्छा छात्र है, वह बिल्ली है, वह कुत्ता है, ये हम संकेत करके बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, पत्नी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर देखो, कलत्र ये है, दारा भी है, प्राण प्रिया भी है, लेकिन नंदिनी ना पुत्री को कहा जाता है। नंदिनी पुत्री को कहा जाता है। दुर्गा का भी एक नाम है नंदिनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, षण्मास, षण्मास का संधि विच्छेद होगा। षण्मास होता क्या है? तो 6 माह की अवधि को षण्मास कहा जाता है, 6 माह की अवधि को। और ये 6 माह की अवधि कोई सा भी हो सकता है, मतलब कि दिसंबर से शुरू होकर के जून मई तक भी हो सकता है। तो षण्मास मतलब 6 माह की अवधि। तो इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका भाई सही संधि विच्छेद होगा षट्धन मास, ये वाला इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 35वां क्वेश्चन, घड़ो पानी पड़ जाना का सही अर्थ है। घड़ो पानी पड़ जाना, तो भाई घड़ो पानी पड़ जाना मतलब क्या? घड़ा मतलब क्या होता है? मटका। तो घड़ो पानी पड़ जाना अत्यधिक लज्जित होना, घड़ो पानी पड़ जाना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना राम से संबंधित है? कौन सी रचना राम जी से संबंधित है? तो देखिएगा, साकेत जो कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया है साकेत, जिसमें प्रभु श्री रामचंद्र जी के भाई लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला के विरह वेदना को वर्णन किया गया है। मतलब देखो, राम जी, सीता माता, ये तो मतलब जो वनवास है वो केवल राम जी को प्राप्त हुआ था, लेकिन माता सीता भाई वो राम जी की अर्धांगिनी थी, उनको कैसे छोड़ सकती थी? तो वो बोलती है मैं भी आऊँगी। अब यहाँ पर जो लक्ष्मण जी हैं वो बोलते हैं कि भैया आप जंगल में कैसे करोगे, मुझे भी साथ ले जाइए, मैं आपकी सेवा करूँगा। तो लक्ष्मण जी भी चल देते हैं। लेकिन इधर लक्ष्मण जी की जो पत्नी होती है ना, उर्मिला जी, आप सोचिए उनका क्या हुआ होगा। तो वो भी 14 वर्ष तक एक तरह से वनवास ही भोगी ना, भले वो वन में नहीं गई, लेकिन अपने मतलब महल में रहते हुए भी अपने पति के बिना उन्होंने किस तरह से 14 वर्ष व्यतीत किए होंगे। तो यही चीज को जो है साकेत में दिखाया गया है, मतलब वर्णित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रंगभूमि किसकी रचना है? रंगभूमि है ये, रंगभूमि किसकी रचना है भाई? मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है रंगभूमि। अगला क्वेश्चन है, संधि विच्छेद सही नहीं है। कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है? तो यहाँ से ये जो दुष्संधि है ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लंबोष्ठ लंबधन ओष्ठ। पावक पोधन अक नहीं होगा, ये पौधन अक होगा, पौधन अक, पावक। समझिए, ध्यान रखना, संधि वगैरह अच्छे से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध रूप है। तो शुद्ध रूप क्या है भाई? निम्नलिखित में से
अंजलि, इसमें ना छोटा ई की मात्रा आएगा, जो ली ल है ना इसमें छोटा ई की मात्रा आएगा, ये अंजलि। कालिदास, ये ऐसे लिखा जाएगा कालिदास, ये भी गलत है, ये सही है अहल्या। अहल्या वैसे ना कई सारे लोग ये लिख देते हैं ना अहिल्या, ये सही नहीं है, अहल्या सही है, ये गलत है, ये सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंख उठाकर न देखना सही अर्थ है। आंख उठाकर न देखना, इसका सही अर्थ क्या है? तो भाई इसका सही अर्थ होगा उपेक्षा करना, मतलब कि किसी को इग्नोर करना। ये क्या होगा? आंख उठाकर न देखना मतलब कि उपेक्षा करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, लोकोक्ति का अर्थ है, मतलब कि करेला, देखो करेला कड़वा होता है, अब उसके ऊपर आप नीम डाल दोगे तो वो कितना कड़वा हो जाएगा। तो इसका सही अर्थ क्या है इस लोकोक्ति का? तो देखिएगा, ये तो भाई नहीं है, ये भी नहीं है। तीसरा देखो, गुणी की अच्छी संगत में पढ़कर और गुणवान हो जाना, मतलब कि कोई व्यक्ति है जो ठीक ठाक है, वो जो है किसी गुणवान व्यक्ति के साथ दोस्ती कर लेता है और ज़्यादा गुणवान बन जाता है, लेकिन ये जो है नहीं है इसका अर्थ। इसका अर्थ होगा बुरे का बुरे संगत में पढ़कर और बुरा बन जाना, क्योंकि जो कड़वा है उसको थोड़ा सा हम लोग जो है नेगेटिव देखते हैं, मतलब कड़वा, अगर इसकी जगह मीठा होता तो ये वाला सही होता, लेकिन यहाँ कड़वा बोला गया है, तो उसके लिए सही आंसर होगा बुरे का बुरे संगत में पढ़कर और बुरा बन जाना। तो करेला जो कड़वा है उसके ऊपर नीम चढ़ गया तो और ज़्यादा कड़वा हो गया। तो वैसे ही जो बुरा व्यक्ति है वो बुरे व्यक्ति की संगत में पढ़ करके और भी ज़्यादा बुरा हो जाता है, और गुणी व्यक्ति जो है थोड़े से दूसरे गुणी व्यक्ति के संगत में रह करके गुणवान बन जाता है। तो ये मीठे के लिए होगा, ये कड़वे के लिए होगा, तो ये सही होगा, द आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द सही है? तो सही शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। उज्ज्वल दिया हुआ है ना, उज्ज्वल, तो इनमें से कौन सा शब्द सही है भाई? तो ये वाला सही है आपका अ। ध्यान रखेंगे, इस तरह के अशुद्धि वाले क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे जाते हैं, समास, संधि, वाक्य, लोकोक्ति, मुहावरा। अगला क्वेश्चन है, कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिएगा, अरविंद, ये तो कमल का पर्यायवाची शब्द है, राजीव भी है, नीरज भी है, लेकिन गिरीश जो है ना, ये शिव जी का एक नाम है, गिरीश शिव जी का एक नाम है, कमल का नाम नहीं है। कमल को अरविंद कहेंगे, राजीव कहेंगे, नीरज कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, ए स्वर का प्रकार है। ए जो है किस प्रकार के स्वर का प्रकार है? तो ए जो है ना भाई संयुक्त स्वर है। ए किस तरह से बना है? अ प्लस ई, इन दोनों से मिलकर के ए बना है, तो ये एक संयुक्त स्वर है। अगला क्वेश्चन है, उपसर्ग का विलोम शब्द है। उपसर्ग, मैंने पीछे बताया कि जो उपसर्ग है वो किसी भी शब्द के पहले लगेगा, शब्द के पहले लगने वाले को उपसर्ग कहा जाएगा, शब्द के पहले लगने वाले को उपसर्ग, और शब्द के बाद में लगने वाले को कहा जाएगा प्रत्यय। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्यय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। तो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द ये होगा कलाधर, ड जो है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो भाई तत्सम शब्द कौन सा है? मतलब कि जो सीधे संस्कृत से हिंदी भाषा में ले लिया गया हो। तो घोटक, जिसका मतलब होता है घोड़ा, घोटक घोड़ा, तो ये तत्सम शब्द है, संस्कृत का शब्द है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ह्रस्व स्वर है। तो इनमें से भाई ह्रस्व स्वर कौन सा है? तो ये है ह्रस्व स्वर ई, ह्रस्व स्वर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तो इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। तो ये बावली, मतलब कि ये जो है परिवर्तित होकर के हिंदी भाषा में सम्मिलित हुआ है, बावली। अगला क्वेश्चन जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शब्द में प्रत्यय है। राष्ट्रीय शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो यह प्रत्यय लगा हुआ है, यह प्रत्यय जो है राष्ट्रीय शब्द में लगा हुआ है। तो इसी के साथ आज के 50 क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे। अधिकतर जो क्वेश्चन है ना इस वीडियो के, वो 2020, 2019 और 2018 के सीजीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के जो दूसरा भाग होता है ना सीसेट वाला, जिसमें हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मैंने वहाँ से लिए हैं।
इसके बाद आगे मैं जो है और भी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा। और एक चीज़ मैं फिर से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि थोड़ा-सा मैं जो हूँ कुछ स्थानों पर मात्रा वगैरह में मैं कन्फ्यूज़ होता हूँ, मतलब इनमें जैसे की हो गया, की इसमें वहीं ये वाला उसके बाद अच्छा हाँ, ये वाला इनमें थोड़ा मैं कन्फ्यूज़ होता हूँ, और ये इन सब में थोड़ा-सा मैं कन्फ्यूज़ होता हूँ, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आप लोग जो है सुधारिएगा इसे, ताकि मेरी भी जो है, ताकि मैं भी उसको आगे सुधार सकूँ। तो ख़ैर इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग बताइएगा कि इस तरह के वीडियोज़ और लाना है या नहीं लाना है। वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।